हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकौशल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारे चैनल पर एचएससी सीईटी मेंस का बैच स्टार्ट कर रखा है। तो उसी सीरीज में हमारी आज की जो नेक्स्ट यूनिट है वो है कोस्ट अकाउंटिंग। आज हम कवर करेंगे कोस्ट अकाउंटिंग को। ये हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस कवर करवा रहे हैं। ये जो अकाउंटेंट्स जॉब वाला एचएससी सीईटी मेंस का एग्जाम है, ठीक है। तो इसकी पहले भी काफ़ी सारी क्लासेज हो चुकी हैं जिसके अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं उनको कंप्लीट कवर करवा दिया है। अगर आपने वो वाली क्लासेस नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। और बात करें पीडीएफ की, अगर आपको इस पीपीटी का पीडीएफ चाहिए, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको हिंदी में और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। और पहले जो क्लासेस हुई हैं उनके पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम चैनल पर हमारे शेयर कर रखे हैं, आप वहां से जाके सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। ये टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर गिवन है, बिल्कुल छोटी सी यूनिट है कोस्ट अकाउंटिंग की। तो आज के वीडियो के अंदर ही हम कंप्लीट कवर कर देंगे इस यूनिट को। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। कोस्ट ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मीन्स इंट्रोडक्शन मीन्स कॉस्ट के कंसेप्ट, उसके क्लासिफिकेशंस, फिर मटेरियल और इन्वेंट्री कंट्रोल, लेबर, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट और ओवरहेड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें कॉस्ट से रिलेटेड ही हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस, जिसके अंदर मटेरियल और लेबर दो तरह के वेरिएंस जो एनालिसिस हैं इनके मेंशन किया हुआ नाम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। उसके बाद लास्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स को हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। अब देखो, जैसे हम अलग अलग तरह की अकाउंटिंग जो है वो पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बेसिक जो अकाउंटिंग है उसका मतलब क्या होता है? बेसिक अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो हमारे बिजनेस के अंदर डे टू डे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस के अंदर जनरेट होती है, उसको हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो अब उस अकाउंटिंग के ही अलग अलग ब्रांचेज हैं जिसके अंदर हम फाइनेंस अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। तो कॉस्ट यानी कि कॉस्ट की अकाउंटिंग। अब एक बिजनेस जो है उसके अंदर अलग अलग तरह की कॉस्ट होती है। मतलब अगर वो कोई भी बिजनेस जो है कोई भी सामान मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है, तो उसमें जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो भी चीज़ें हैं उनकी जो कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट से रिलेटेड जो अकाउंटिंग होगी उसको हम कवर करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, या उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट के अंदर कैसी अकाउंटिंग होगी? अब देखो, जो जो भी वो एक्सपेंडिचर करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज को, उस एक्सपेंडिचर, उस कॉस्ट को जानना, डिटरमाइन करना, उसको फिर अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई करना और एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसका रिकॉर्ड जो है वो प्रिपेयर करना, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो रिकॉर्ड जो है कॉस्ट की कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आई और किस चीज़ से वो कॉस्ट आई, ठीक है। कौन सी, मतलब डायरेक्टली है वो कॉस्ट किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, इनडायरेक्टली है पर यूनिट कितनी कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट से रिलेटेड सारा डेटा है ये प्रिपेयर करना, ताकि ये जो डेटा है वो मैनेजमेंट को हेल्प कर सके। मैनेजमेंट अपने डिसीजन मेकिंग के लिए उसको अब ये डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा कॉस्ट, मतलब किस प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, किस वजह से कॉस्ट आ रही है, वो सारे तो उन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करती है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग की, कि कॉस्टिंग क्या होता है। तो अब ये जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट को कैलकुलेट करना, इस कॉस्ट को डिटरमाइन करने की जो प्रोसेस है या टेक्निक है, उसी को हम कॉस्टिंग बोलते हैं। कॉस्टिंग यानी कि कॉस्ट को असरटेन करना, कॉस्ट को जानने की जो टेक्निक या प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग। जैसे कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट है, इस ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या कॉस्ट आई। स्टार्टिंग में इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट आई, ठीक है। फिर उसके ऊपर फाइनल जो गुड्स है उसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसके ऊपर लेबर लगी, ठीक है। उसकी हमें लेबर मतलब जो एम्प्लॉय जिसने इसको कन्वर्ट किया रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में, उनकी या वो एक्सपेंसिज आई, वो कॉस्ट लेबर कॉस्ट होगी। फिर उसके बाद इसके ऊपर कोई फर्दर हमें पैकिंग वगैरह के खर्चे लगे, एक्स्ट्रा एक्सपेंसिज जो आई, ठीक है। तो ये अलग अलग एक्सपेंसिज जो हैं, ये जो एक
तरह से कॉस्ट ही होती है। तो इन कॉस्ट को जानने की टेक्निक को ही हम कॉस्टिंग बोलते हैं। अब अलग अलग तरह की कॉस्टिंग होती है, जैसे मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, और जो फर्दर एक्सपेंसिव हुई है वो कितनी है, तो फिर हम उनको ऐड करके निकालते हैं टोटल कितनी कॉस्ट हुई। तो ये कॉस्ट, अलग अलग कॉस्ट जो है, इनको कैलकुलेट करने की टेक्निक को ही हम कॉस्टिंग बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की, या टाइप्स ऑफ कॉस्ट, इनको कुछ भी कह सकते हैं। देखो, कोई भी प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए 3 तरह की कॉस्ट आती हैं। एक होती है मटेरियल कॉस्ट, एक होती है लेबर कॉस्ट, और एक होती है एक्सपेंसेस। अब मटेरियल में कौन सी कॉस्ट आती है? मटेरियल में, अब देखो, कोई भी हम सामान बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई एक बेस, कोई रॉ मटेरियल तो चाहिएगा। उसका ही, उसी को का ही फॉर्म हम चेंज करेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि हमें कोई ड्रेस बनानी है, ठीक है। अब ड्रेस बनाने के लिए हमें क्लॉथ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कपड़ा के टुकड़े की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो कपड़े का टुकड़ा है, यही क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। तो ये जो हो गया, इस कपड़े को खरीदने के लिए हमें जो खर्चा आएगा, जो कॉस्ट आएगा, उसको हम बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब में आएगा ये कंसेप्ट। डायरेक्ट का क्या मतलब है कि जो एक हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे डायरेक्टली रिलेटेड है वो, ठीक है। डायरेक्टली इस प्रोडक्ट से रिलेशन है, हम बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है ये डायरेक्टली, मतलब एक पॉइंट आउट कर सकते हैं हम किसी प्रोडक्ट पर पर्टिकुलर कॉस्ट को, वो होती है डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट, जिसको हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट ये प्रोडक्ट ए की कॉस्ट है या बी की कॉस्ट है, मतलब सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए मटेरियल से रिलेटेड जो कॉस्ट आई वो होगी इनडायरेक्ट, ठीक है। मतलब इसको हम पर्टिकुलर ये नहीं बता सकते कि ये ए की कॉस्ट है, बी की कॉस्ट है, ए की कितनी है, बी की कितनी है, वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर सकते हम, वो होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब देखो, मटेरियल में भी 2 पार्ट होंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। फिर लेबर। अब देखो, जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए जो हमें एम्प्लॉइज, जो वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, उन वर्कर्स को जो हमें सैलरी पे करनी पड़ेगी, वो हमारा खर्चा होगा। तो वो जो खर्चा है उसको हम बोलेंगे लेबर कॉस्ट। लेबर भी 2 तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि जो डायरेक्टली जो उस प्रोडक्ट है उसको बनाने के अंदर लगी हुई है, जो वर्कर्स जो उस प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से, कपड़े से जो ड्रेस बना रहे हैं जो वर्कर्स, वो उनके ऊपर जो उनकी जो कॉस्ट है उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और इनडायरेक्ट, जो जिसको हम पर्टिकुलर अलॉट नहीं कर सकते, मतलब एक तरह से एक पॉइंट आउट नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, वो सारे प्रोडक्ट्स की मिलके आती है वो कॉस्ट इनडायरेक्टली, ठीक है, वो होती है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ऐसे ही एक्सपेंसिव, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के बाद उसके ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा जो खर्चे लगते हैं वो आते हैं एक्सपेंसेस के अंदर। अब देखो, यहाँ पर 2 कंसेप्ट निकल के आते हैं इस पूरे एक मतलब स्ट्रक्चर के से। एक आता है प्राइम कॉस्ट का और एक आता है ओवरहेड्स का। अब ये प्राइम कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट का मतलब है कि वो कॉस्ट, ये जो सारी डायरेक्ट जो कॉस्ट है ना, डायरेक्ट कॉस्ट, इनको अगर हम मिला दें तो ये प्राइम कॉस्ट बन जाती है। यानी कि मेन जो कॉस्ट है एक प्रोडक्ट को बनाने की, ठीक है, उसके ऊपर डायरेक्ट क्या रॉ मटेरियल लगा, ठीक है, वो उस रॉ मटेरियल को खरीदने की कॉस्ट, उस रॉ मटेरियल से उस फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमें लेबर का खर्चा आया, वो कॉस्ट डायरेक्ट जो लेबर आई, और ऐसे ही कुछ अदर एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर लगी। तो ये जो तीनों कॉस्ट हैं, इनको हम मिला दे तो ये बन जाती है हमारी प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ये जो कंसेप्ट है ओवरहेड्स का, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये ओवरहेड्स क्या होते हैं? ये जो बच गई इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट मटेरियल, ये तीनों जो हैं ये होते हैं ओवरहेड्स। यानी कि वो खर्चे जिनको हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर पॉइंट आउट नहीं कर सकते, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अलॉट नहीं कर सकते कि ये इस प्रोडक्ट को बनाने के खर्चे हैं। ये ऐसे खर्चे होते हैं जो सब प्रोडक्ट्स को मिला के या मतलब इकट्ठे मिला के आते हैं, ठीक है। जैसे कि अब देखो, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर हम कुछ सामान बना रहे हैं, तो उस फैक्ट्री के अंदर सामान बना रहे हैं, तो इस फैक्ट्री का एक गार्ड रखा हुआ है हमने, सिक्योरिटी गार्ड। इस सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी है, इसको हम ये नहीं मतलब इस सिक्योरिटी गार्ड की जो ये सैलरी है, ये एक तरह से एक्स्ट्रा की एक्सपेंसेस है, मतलब ये एक ओवरहेड का एग्जांपल है। अब इस ओवरहेड को हम इसके अंदर जो सामान बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उस प्रोडक्ट में ये नहीं बता सकते कि इस गार्ड का कितना % जो शेयर है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आई है, ठीक है। लेकिन ये कॉस्ट तो इस फैक्ट्री के अंदर जो सामान बन रहा है उन्हीं की है, लेकिन इसको हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर अलॉट नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ये गार्ड की कितनी कॉस्ट आई है, ऐसा नहीं बता सकते ना, क्योंकि इसको हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते अलग अलग, इतने सामान हम बना रहे हैं तो गार्ड की एक कॉस्ट को कैसे अलॉट करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा के जो खर्चे होते हैं वो होते हैं ओवरहेड्स।
अब ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है इसके अंदर। ये तो अब इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ गई, ठीक है। ऐसे ही इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिला के बनते हैं ओवरहेड्स। अब यहाँ पर इन सबकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखी है, मैंने आपको समझा दिया, आप रीड कर लेना इनको, ठीक है। अब देखो ये जो ओवरहेड का कंसेप्ट है, मैंने ये इस ओवरहेड में कौन कौन से खर्चे आते हैं, जैसे कि रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, उस फैक्ट्री का रेंट जो है, उस रेंट को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्ट तो लिंक नहीं कर सकते किसी प्रोडक्ट से, क्योंकि वो तो सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसी रेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये ओवरहेड का एग्जाम्पल है। ऐसे ही इंश्योरेंस करवा रखा है हमने कोई पर्टिकुलर पूरे स्टॉक का, तो वो भी नहीं कर सकते। लीगल फीस है, ऑफिस की जो सप्लाई वगैरह है, एडवर्टाइजिंग है, अकाउंटिंग फीस है, तो ये सारे एग्जाम्पल है ओवरहेड्स के, यानी कि जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते एक प्रोडक्ट के साथ, वो खर्चे आते हैं ओवरहेड्स के अंदर। अब ये ओवरहेड्स के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और फाइनेंशियल। अब प्रोडक्शन ओवरहेड यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, जिनको हम डायरेक्टली एक प्रोडक्ट के साथ लिंक नहीं कर सकते, वो होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा होता है, ठीक है। बिजनेस को चलाने के लिए उसके ऑफिस का जो पूरा सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि वहाँ जो लोग एडमिनिस्टर करते हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस को, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, यानी कि जो ऑफिस वगैरह हैं उसके अंदर जो खर्चे हैं, वो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरीज वगैरह है, ऑफिस का रेंट है, ये सारी चीज़ें आती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंदर। क्योंकि इन खर्चों को भी हम ये नहीं बता सकते कि जो हमारा बिजनेस के अंदर जो सामान बन रहा है उस पर्टिकुलर किस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है, इनको हम डायरेक्टली उनके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, पॉइंट आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड यानी कि हमें प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसके ऊपर जो खर्चे आते हैं, जो कॉस्ट होती है वो, जैसे कि एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है, प्रमोशन की कॉस्ट है, कमीशंस वगैरह है। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं हमारे प्रोडक्ट की, तो एडवर्टाइजमेंट का कुछ एक्सपेंडिचर खर्चा तो आता है, तो हम ये अलॉट नहीं कर सकते इस खर्चे को कि किस प्रोडक्ट की हमें एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट हम सारे प्रोडक्ट की करते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो ये तो नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक यूनिट की कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो अब ये जो खर्चा है इसको हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं बता सकते कि एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको ओवरहेड की कैटेगरी में बोलते हैं, ये होते हैं सेलिंग ओवरहेड। फाइनेंशियल ओवरहेड, जो फाइनेंस है बिजनेस का, उसको मैनेज करने के लिए जो भी हमें खर्चे एक्सपेंसेस आती हैं, वो आते हैं फाइनेंशियल ओवरहेड की कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या मतलब होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। बिजनेस के अंदर जो सामान है उसका जो स्टॉक है उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री। अब ये जो इन्वेंट्री है इसको कंट्रोल करने का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिससे हम हमारे बिजनेस के अंदर जो इन्वेंट्री, जो स्टॉक है, उसका एक जो ठीक ठाक जो लेवल है वो बना के रख सके। मतलब ना तो हमारे पास ज़्यादा स्टॉक हो कि वो ख़राब हो, उसकी ज़्यादा कॉस्ट आए स्टोरेज की, और ना ही ऐसा हो कि हमारे पास जो स्टॉक है उसकी कमी हो। तो इस चीज़ का बैलेंस बना के रखना ही होता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट सप्लाई, यानी कि हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में सप्लाई हो किस चीज़ की, हमारा जो स्टॉक है उसकी, ताकि हम हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड को फुलफिल कर सके जब भी वो अराइज हो। ऐसा नहीं है कि कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, हमारे पास स्टॉक है ही नहीं, या फिर हमारी डिमांड जो है वो तो काफ़ी कम है और हमने काफ़ी जो स्टॉक रख रखा है वो ख़राब भी हो रहा है, उसको मेंटेनेंस उसकी रखने की भी कॉस्ट आ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इन्वेंट्री कंट्रोलिंग करते हैं। ये एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंश्योर करता है कि उसके पास सफिशिएंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं एट द पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, यानी कि वेज पेमेंट, जो सैलरी जो हम पे करते हैं वर्कर्स को, उस सैलरी को पे करने के क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है, वेज पेमेंट। अब देखो 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं कि हम किस बेसिस पे हमारी जो लेबर है उसको पेमेंट करेंगे, उसको सैलरी देंगे, किस बेसिस पे। तो सबसे पहले है टाइम रेट मेथड। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, टाइम रेट मेथड, यानी कि टाइम के बेसिस पे हम सैलरी देंगे कि कितना एक वर्कर जो है, कितना एक मतलब एम्प्लॉई जो है वो काम करता है, कितने टाइम के लिए काम करता है, उस टाइम के बेसिस पे, मतलब 4 घंटे काम कर रहा है, 5 घंटे काम कर रहा है, तो उस टाइम के बेसिस पे उसको सैलरी देना। तो इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, टाइम के हिसाब से, पर यूनिट टाइम के बेसिस पे, जैसे कि 1 घंटे के हमने रेट डिसाइड कर लिए कि 1 घंटा कोई काम करेगा तो हम उसको 100 रुपये देंगे। तो
इस तरह से, या फिर हमने पर डे के कर लिए कि एक वर्कर जो है वो एक दिन काम करेगा तो उस एक दिन के हम उसको मतलब 500 रुपीज जो है ये देंगे। तो ऐसे हमने रेट डिसाइड कर ली। तो जैसे हम टाइम के बेसिस पे जब पेमेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टाइम रेट सिस्टम। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वेज को, इस मेथड के अकॉर्डिंग देखो, जैसे पर हावर के हमने 100 रुपये कर रखे हैं कि रेट है हमारी कि 1 घंटे काम करने के 100 रुपये मिलते हैं। तो अगर कोई एक एम्प्लॉई जो है वो 4 घंटे काम करता है तो सीधी सी बात है उसको 400 रुपये मिल जाएंगे। 5 घंटे काम करता है तो 500। कैसे कैलकुलेट किया हमने, टाइम स्पेंड बाय द वर्कर, कितना टाइम उसने काम किया, 5 घंटे काम किया, और हमारी जो रेट है वो कितनी है, वो है 100 रुपये पर घंटा, तो टोटल उसको 500 रुपये मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम टाइम रेट सिस्टम के थ्रू कैलकुलेट करते हैं वेज। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है पीस रेट सिस्टम। अब पीस रेट में क्या होता है, वहाँ पर टाइम था, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कितना काम किया है वर्कर ने, यानी कि जैसे कि यूनिट के हिसाब से देख लें कि कितना, मान लो एक वर्कर है उसने 4 प्रोडक्ट बनाए हैं तो उस 4 प्रोडक्ट के बेसिस पे उसको सैलरी दी जाएगी, ना कि टाइम पे। क्या पता एक वर्कर जो है वो 4 प्रोडक्ट 1 घंटे में बना दे और दूसरा जो वर्कर है वो 4 प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 घंटे ले ले। तो जो 4 हम उसको सैलरी किस इस बेसिस पे नहीं देंगे कि उसने 1 घंटा काम किया, उसने 2 घंटा काम किया, उसने कितना काम किया है, उसकी क्या क्वालिटी है काम की, वर्क परफॉर्मेंस की क्वालिटी के बेसिस पे हम यहाँ पर सैलरी जो है वो देते हैं, वेज जो है वो उसकी पेमेंट करते हैं पीस रेट सिस्टम में। यानी कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया है और पर रेट पे हम कितना उसको सैलरी देते हैं। जैसे कि एक प्रोडक्ट बनाने के हम 100 रुपये देते हैं, वही सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक प्रोडक्ट बनाएगा उसको 100 रुपये देंगे, तो एक वर्कर जो है उसने 5 प्रोडक्ट बनाए तो हम एक प्रोडक्ट पे 100 देते हैं तो 5 पे कितने देंगे, 500 रुपये देंगे। ठीक है, इस तरह पीस रेट सिस्टम जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट जो है वो है इंसेंटिव वेज सिस्टम। अब ये इंसेंटिव वेज सिस्टम में क्या होता है, इसके अंदर हम एक बेसिक जो सैलरी है वो तो फिक्स्ड करके रखते हैं, गारंटीड रखते हैं मिनिमम, कि इतनी सैलरी तो जो है वो वर्कर को मिलेगी, वो अगर टाइम पे आएगा जाएगा तो। ठीक है, और इसके साथ में हम उसको कुछ इंसेंटिव देते हैं। इंसेंटिव यानी कि अगर वो इस लेवल तक का काम जो है वो एक्स्ट्रा करता है तो उसको कुछ और फायदे मिल जाएंगे, जैसे बोनस वगैरह, कमीशन वगैरह वो मिल जाएगा। तो वो होता है इंसेंटिव वेज सिस्टम। एक तरह से इसके अंदर दोनों जो ये हमने पढ़े, टाइम वाला भी और जो ये पीस रेट वाला भी, कितना स्पीड से कोई काम कर रहा है, ये दोनों सिस्टम जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके अंदर इंसेंटिव का मतलब ही ये होता है कुछ ऑफर, मतलब कुछ ऑफर क्या, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके बेसिस पे उसको कोई बोनस, कमीशन वगैरह जो है, जो एडिशनल, जो एक्स्ट्रा जो वो काम कर रहा है उसके लिए उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करना। तो ये होता है इंसेंटिव वेज सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, यानी कि जो कॉस्ट निकालने की जो टेक्निक्स हैं, वो मेथड्स जो हैं वो क्या है। कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्टिंग का मतलब है कॉस्ट कैसे निकालना, कॉस्ट को निकालना, कॉस्ट को का पता करना। अब इस कॉस्टिंग के अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, कि किस बिजनेस जो है, मतलब हर बिजनेस अपने हिसाब से इन मेथड्स का यूज करते हैं। किसी बिजनेस के लिए कौन सा मेथड सूटेबल होता है, किसी के लिए कौन सा, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का बिजनेस है उनका। कोई जैसे कि कोई कंपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह का वर्क करती है, कोई कंपनी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती है, कोई जो कंपनी है वो सर्विसेज देती है, तो उनके अपने बिजनेस का किस तरीका, मतलब किस टाइप का बिजनेस है, उसके बेसिस पे अलग अलग मेथड्स हैं कॉस्टिंग के। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ये डिफरेंट मेथड्स हैं, इनको एक एक को डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग की। अब ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो उन प्रोडक्ट या वो बिजनेस यूज करते हैं इस प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड को जो अपना प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग प्रोसेस में बनाते हैं। प्रोसेस यानी कि एक प्रक्रिया जो होती है कि पहले जो है ये काम हुआ, फिर उसके बाद ये काम हुआ, फिर इसके बाद ये काम हुआ। जो प्रोसेस में काम जो है जिन बिजनेसेस में होता है, वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग का जो मेथड है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर जो मटेरियल है वो पास थ्रो करता है 2 और मोर प्रोसेसेस, वहाँ पर ये जो मेथड्स हैं इसका यूज किया जाता है। अब देखो एग्जाम में इनसे रिलेटेड सवाल कौन से आते हैं, मतलब ये मेथड से आपका कोई, मतलब अब तक जो सवाल आए हैं मैंने देखे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से, उसमें ऐसे नहीं आता कि ये प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। इसमें सवाल पूछते हैं कि ये प्रोसेस जो कॉस्टिंग मेथड है इसमें ये
कौन सी जो इंडस्ट्री है, कौन सी मतलब किस तरह के बिजनेसेस जो हैं उनमें यूज किया जाता है, ऐसे सवाल आते हैं नेट के एग्जाम में भी। और जो अभी आपके जो पेपर आपने शेयर किए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ वो जो पीछे वाले जो अकाउंटेंट वगैरह के, ऑडिटर वगैरह के जो एग्जाम हुए हैं उनमें ऐसे ही पूछा गया। आपको एग्जाम्पल दे देंगे कि ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड है वो 4 ऑप्शन दे देंगे कि एक अलग बिजनेस का नाम, यहाँ पर अलग टाइप ऑफ इंडस्ट्री का नाम, यहाँ पर अलग। तो उन चारों में से आपको बताना है कि प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड किस टाइप ऑफ बिजनेस में या इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको यही चीजें याद रखनी है जो एग्जामिनर पूछता है। प्रोसेस कॉस्टिंग यानी कि जहां पर अलग अलग प्रोसेसेस में काम होता है वो होता है, वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज किया जाता है। अब कुछ मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हैं, जो मतलब जिनमें प्रोसेस होती है उनको बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, जैसे स्टील है, पेपर है, मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, सोप हैं, ठीक है, सोप जो साबुन होती है, केमिकल वगैरह हैं, या रबड़ है, वेजिटेबल ऑयल है, पेंट्स हैं, वर्निश है। ये कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर मतलब जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं, वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज किया जाता है, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट हैं जिनको बनाने के लिए अलग अलग मतलब कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अब इस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट किस किस स्टेजेस के थ्रू गुजरता है, मतलब ये सिमिलर ही है प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर नाम दे दिया लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग जो साइकिल हैं एक प्रोडक्ट के, उनकी कॉस्ट जो है वो डिटरमाइन की जाती है। जैसे कि सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए उससे रिलेटेड रिसर्च करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं, तो उस रिसर्च के ऊपर क्या खर्चा आया उसको डिटरमाइन करो। फिर उस रिसर्च में हमने मतलब ये सारी चीज़ें कर ली कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, इस साइज में बनाना है, फिर हम उसका डिजाइन करेंगे। ठीक है, कि ये प्रोडक्ट हम मतलब एक तरह से सैंपल तैयार करेंगे, फिर इस डिजाइनिंग पे हमें क्या कॉस्ट आई वो निकालना अलग से, फिर प्रोडक्शन, फिर उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या खर्चा आया वो प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में, फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, और फिर उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज में। ऐसे अलग अलग जो एक साइकिल है एक प्रोडक्ट का, उनकी अलग अलग कॉस्ट जो है वो डिटरमाइन करना, ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है वो है टारगेट कॉस्टिंग। अब टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है, इस के अंदर क्या होता है कि पहले से जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, वो क्या करते हैं एक टारगेट कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं कि हमें जो है इस कॉस्ट के ऊपर एक प्रोडक्ट जो है हमारा तैयार करना है, और फिर उसके बाद कि ये कॉस्ट आए हमारी टारगेट कॉस्ट, इस फिर आगे जो है आगे का जो काम होता है यानी कि एक्चुअल में जो है वो प्रोडक्शन किया जाता है। बाकी के जो मेथड है उनमें क्या होता है पहले प्रोडक्ट बनेगा फिर हम देखेंगे कि हमारी कितनी कॉस्ट आई है, कि ये कॉस्ट कितनी आई है। लेकिन टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है पहले टारगेट डिसाइड होता है, हम टारगेट कॉस्ट डिसाइड करते हैं कि हमें 100 रुपये का जो है वो हमारा प्रोडक्ट बनाना है, फिर इसके बाद हम हमारा एक्चुअल में प्रोडक्शन करते हैं, ये होती है टारगेट कॉस्टिंग। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले काम होते हैं, जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वाले, जैसे कि कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है, कोई वो बनाना है, कोई पुल वगैरह बनाना है, वो बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन वाले वर्क होते हैं, जो बड़े मतलब लार्ज स्केल पे एक तरह से वर्क किया जाता है, तो वो जो बिजनेसेस है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर उनको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि एक बिल्डिंग बनानी है तो उस पूरी बिल्डिंग का क्या कॉस्ट आएगी, क्योंकि वो ये 4-5 साल या उससे भी ज़्यादा साल वाले जो बड़े बड़े जो टाइम पीरियड वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, टाइम और कॉस्ट दोनों ज़्यादा वाले, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो उनकी जो कॉस्ट है वो डिटरमाइन की जाती है इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड के द्वारा। नेक्स्ट जो मेथड है वो है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग नाम से ही पता चल रहा है, सर्विस, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सर्विसेज कैसे, जैसे कि अब देखो जो लॉयर है वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, डॉक्टर जो है वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सर्विस कॉस्टिंग में जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, सर्विस प्रोवाइड करने वाला कोई बिजनेस है, वो इस मेथड का यूज करता है अपनी सर्विसेज की कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, जानने के लिए। नेक्स्ट है जॉब कॉस्टिंग। अब जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है कि काम को अलग अलग जॉब्स के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है, तो फिर उन जॉब्स की कॉस्ट जो है वो निकाली जाती है। सबसे पहले ये एक तरह से मतलब कैलकुलेट या पता लगाया जाता है कि हमें किस चीज़ का क्या प्रोडक्शन करना है, फिर उस प्रोडक्शन में अलग अलग, जैसे हमने लाइफ और उसमें पढ़ा था लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में, उसमें पार्ट्स डिवाइड किए थे, ऐसे ही इसके अंदर जॉब्स जो है वो डिसाइड कर ली जाती हैं, और फिर जॉब की अलग अलग जॉब की कॉस्ट जो है वो डिटरमाइन की जाती है, वो पता लगाई जाती है, और फिर हम टोटल जो प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट जो है उसको कैलकुलेट करते हैं सबको ऐड करके। ठीक है, यहाँ पर जो पर यूनिट कॉस्ट है वो एक तरह से
हम डिटरमाइन करके उसको बेसिस लेके हम डिटरमाइन करते हैं जॉब कोस्टिंग के अंदर। अब इस जॉब कोस्टिंग मेथड को कौन से बिजनेसेस में, इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो रोड वगैरह बनाने वाला काम है, ऑटोमोबाइल वर्क है, मतलब ये जो गाड़ियाँ वगैरह, व्हीकल्स वगैरह, रिपेयरिंग की शॉप है कोई वहाँ पर, ठीक है, ये रोड, ये तो रिपीट हो गया, ठीक है। इन जो पर्टिकुलर मतलब जहाँ पर काम जो है वो जॉब्स के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे अब देखो, जब आपने एचआरएम पढ़ा होगा तो उसके अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा होगा जॉब वाला, कि हम जो है क्या कोई भी वर्कर जो है वो किस जॉब को मतलब किस जॉब पे वो काम कर रहा है, उसके लिए उस तरह का काम जो है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए डिसाइड होता है। किस जॉब पे जो बंदा काम करेगा उसका के लिए अलग इस तरह का काम जो है उसको करना पड़ेगा। तो इस तरह से जॉब कोस्टिंग में क्या होता है, अलग अलग जॉब्स जो हैं एक प्रोडक्ट के अंदर वो हम अलग अलग पार्ट्स में डिटरमाइन कर लेते हैं, और फिर उन जॉब्स की, पर्टिकुलर जॉब्स की कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, और फिर उनको ऐड करके टोटल कॉस्ट का पता लगाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट को समझते हैं पहले। स्टैंडर्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। स्टैंडर्ड यानी कि हम पहले से एक टारगेट की तरह होती है कि ये टारगेट जो है वो हम मान के चलते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, और फिर ये कि भाई हमें इतने कॉस्ट के ऊपर हमारा सामान बनाना है, और फिर हम एक्चुअल में जो है वो हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर उसके बेसिस पे देखते हैं कि हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे वो हमने अचीव किए या नहीं। तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट तो वो होती है। और ये जो पूरा काम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट का डिटरमाइन करना, फिर देखना कि एक्चुअल में हमने जो काम किया वो हमारे स्टैंडर्ड के इक्वल है या नहीं, वो हमने अचीव किया या नहीं। ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक तरह से स्टैंडर्ड कॉस्ट को जानने की प्रक्रिया या प्रैक्टिस है, ठीक है। एस्टिमेटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, अब देखो एक्चुअल को तो हम पता नहीं लगा सकते, एक्चुअल तो जब होगी तभी पता चलेगा, लेकिन एक आइडिया, एक बजट तो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जहाँ पर हम स्टैंडर्ड एक तरह से कुछ टारगेट जो है वो डिसाइड कर ले कि ये हमारा स्टैंडर्ड या टारगेट है, इस रेट पे या इस पर्टिकुलर मतलब ये पर्टिकुलर जो कॉस्ट है वो हमें उस कॉस्ट पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो बनाना है, ठीक है। यही होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, वेरिएंस, अब देखो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही सिस्टम चल रहा है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने स्टैंडर्ड तो डिसाइड कर लिए कि हमें इस रेट पे, इस पर्टिकुलर कॉस्ट के ऊपर हमारा सामान बनाना है, फिर हमने एक्चुअल में कुछ सामान बनाया होगा। तो वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है कि ये जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड की और जो हमारी एक्चुअल में परफॉर्मेंस रही, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं वेरिएंस। और ये डिफरेंस निकालने का पूरा जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस, कि ये जानना कि हमारा जो स्टैंडर्ड है और जो एक्चुअल है उसके अंदर क्या, उसके बीच में क्या डिफरेंस है। ये पूरा जो प्रोसेस है, प्रैक्टिस है, इसको हम बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस क्या होती है, स्टडी ऑफ डेविएशंस, यानी कि डेविएशंस यानी कि डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल बिहेवियर वर्सेस द फोरकास्टेड और प्लान बिहेवियर, यानी कि जो एक्चुअल में हमने किया और जो हमने प्लान किया था, जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे, ठीक है। तो यही होता है वेरिएंस एनालिसिस। अब वेरिएंस जो है वो 2 टाइप्स होते हैं, मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस। अब देखो कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो हम कॉस्ट किस चीज़ से रिलेटेड आती है, कॉस्ट आती है मटेरियल, उस सामान को बनाने से रिलेटेड, और लेबर, और एक होती है एक्सपेंसिव जो हमारे सिलेबस के अंदर गिवन नहीं है। तो हम 2 ही पढ़ेंगे, मटेरियल और लेबर, कि जो हमने अब देखो स्टैंडर्ड में हमने क्या डिसाइड कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि हम जो है वो 100 रुपये का मटेरियल लगाएंगे प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, लेकिन हमने एक्चुअल में जो है वो 120 का लगा दिया। तो ये इन एक्चुअल स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस है इसको डिटरमाइन करना ही होता है मटेरियल वेरिएंस एनालिसिस। ऐसे ही लेबर, हमने सोचा था कि जो 100 रुपये की लेबर है वो हम लगाएंगे हमारे प्रोडक्ट को बनाने में, लेकिन एक्चुअल में जो है वो हमने 80 रुपये की लेबर लगाई। तो ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस है इनको एनालाइज करना ही होता है लेबर वेरिएंस एनालिसिस। अब ये देखो मटेरियल है 2 तरह का होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। इनको हम आगे समझते हैं। देखो यहाँ पर मटेरियल वेरिएंस क्या होता है, मटेरियल वेरिएंस डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल जो मटेरियल हमने लगाया और जो हमने स्टैंडर्ड जो मटेरियल कॉस्ट हमने सोचा था कि होगी, जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे, और एक्चुअल में जो हमने मटेरियल यूज किया, वो उनका जो डिफरेंस है वो होता है मटेरियल वेरिएंस। अब मटेरियल वेरिएंस 2 तरह का होता है, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। प्राइस यानी कि हमने सोचा था कि हम जो है वो 100 रुपये का, मतलब 100 रुपये का जो मटेरियल है वो लगाएंगे, तो ये 100 रुपये जो है वो प्राइस हो गया। मतलब प्राइस इन द सेंस कि अब देखो
जब एक प्राइस जो है वो कैसे होता है, यूनिट वाइज होता है कि हम जो है वो 10 जो यूनिट प्रोडक्ट है उस वो किस रेट पे मिल रहा है हमें। अब देखो रॉ मटेरियल खरीदते हैं हम, वो रॉ मटेरियल की कोई रेट भी होती है ना, कि जैसे हमने 4 यूनिट जो है रॉ मटेरियल खरीदने की कॉस्ट जो है वो 5 रुपये पर यूनिट है, तो हमारी टोटल कितनी होगी, 20 होगी। टोटल तो जो हमारी कॉस्ट है मटेरियल की वो होगी 20, लेकिन ये जो रेट 5 जो रेट है ये आता है प्राइस के अंदर, कि जो हमने स्टैंडर्ड प्राइस हमने सोचा था कि हम 5 रुपये पर यूनिट पे हमें मटेरियल मिल जाएगा, ये हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, लेकिन एक्चुअल में हमें 6 रुपये रेट पे मिला वो मटेरियल। तो ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और ऐसे ही मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज या क्वांटिटी कुछ भी। अब यूसेज का क्या मतलब है, हमने ये डिसाइड किया था कि हम 100 जो यूनिट है वो लगाएंगे प्रोडक्ट को बनाने में, कोई एक प्रोडक्ट है उसको बनाने में हम 100 यूनिट, मतलब 100 यूनिट, यहाँ पर क्वांटिटी यूनिट 100 ज़्यादा हो गया, देखो 10 जो यूनिट है वो हम लगाएंगे, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 यूनिट लगेगी सामान की, हमने ये स्टैंडर्ड डिसाइड किया, लेकिन एक्चुअल में हमें 12 यूनिट लगी। ठीक है, 12 यूनिट लगी एक प्रोडक्ट को बनाने की, तो ये स्टैंडर्ड थे और ये एक्चुअल है, तो ये क्वांटिटी का डिफरेंस है, ये कि हमें कितना सामान लगा, वो जो मटेरियल है क्वांटिटी, वहाँ पर प्राइस में हम बात करते हैं रेट की और यहाँ पर क्वांटिटी की, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल और स्टैंडर्ड प्राइस के बीच का डिफरेंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी हमने यूज की और जो हमने सोचा था, जो हमने स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी डिसाइड की थी वो। अब कैसे निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं हम जो हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है और जो हमारा एक्चुअल प्राइस है। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस की मेन बात कर रहे हैं ना, तो हम डिफरेंस किसका लेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस का और एक्चुअल प्राइस का, और इस प्राइस के डिफरेंस को हम हमारी एक्चुअल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। याद रखना, देखो प्राइस वेरिएंस है ना, प्राइस वेरिएंस में हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस लेंगे, स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्राइस का, क्योंकि प्राइस वेरिएंस देख रहे हैं हम। प्राइस यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस हमने तो सोचा था 5 रुपये रेट पे मिल जाएगा, हमें 6 रुपये पर रेट पे मिला, तो इन दोनों का डिफरेंस, और इसको हमें मल्टीप्लाई किससे करना है कि एक्चुअल क्वांटिटी हमने, यानी कि एक्चुअल में हमने कितने प्रोडक्ट बनाए वो, तो ये हमारा मतलब इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्राइस वेरिएंस। फिर यूसेज वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस यानी कि कितनी क्वांटिटी हमने, कितनी क्वांटिटी सोचा जो है वो एक्चुअल में यूज की और कितना हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था, सोचा था। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसमें से हम एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करेंगे और जो स्टैंडर्ड प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पर हमने दोनों माइनस और प्लस, मतलब माइनस किसको किया था, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। अब इनको आप वापस मतलब अपोजिट भी कर सकते हो, एक्चुअल प्राइस में से स्टैंडर्ड प्राइस भी माइनस कर सकते हो, वो बात बराबर पड़ेगी, क्योंकि हमें देखना है कि हमारा पॉजिटिव रहा मतलब या नेगेटिव रहा, फेवरेबल रहा या अनफेवरेबल रहा। फेवरेबल और अनफेवरेबल का क्या मतलब कंसेप्ट है। अब देखो अगर हमने स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स किया था 10 का और हमने एक्चुअल में जो है वो 8 में ही काम चला लिया, मतलब स्टैंडर्ड में हमने 10 रुपये कॉस्ट का जो है वो स्टैंडर्ड फिक्स किया था और एक्चुअल में हमें 8 रुपये की कॉस्ट हुई, तो ये जो दो डिफरेंस आया ये क्या है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, हमारे फायदे का है, फेवरेबल हुआ। और ऐसे ही अगर इसका मतलब इसका अपोजिट हो जाता, अपोजिट यानी कि हमने स्टैंडर्ड तो फिक्स किया था 10 का लेकिन हमें एक्चुअल में खर्चा आया 12 का, तो ये जो दो डिफरेंस है ये क्या हो गया, अनफेवरेबल हो गया। तो ऐसे ही हम इनको आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा, फिर उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारा फेवरेबल है वेरिएंस या अनफेवरेबल है। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्राइस वेरिएंस निकालते हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम यूसेज वेरिएंस निकालते हैं तो हम स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एक ये क्लोथिंग कंपनी है, इसका वेरिएंस निकालने हम ओवरऑल वेरिएंस, जो एक्चुअल क्वांटिटी इसने लगी, मतलब एक्चुअल में इसने कितनी क्वांटिटीज का यूज किया, 30,000 पीसीज का। स्टैंडर्ड इन्होंने डिसाइड की थी 25,000। स्टैंडर्ड प्राइस की बात करें तो वो था 0.65 और एक्चुअल प्राइस जो है वो था 0.50। ठीक है, ये एक्चुअल प्राइस था, ये स्टैंडर्ड प्राइस है, चारों चीज़ें देख ले, ये एक्चुअल क्वांटिटी है और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। अब हम क्वांटिटी वेरिएंस निकालेंगे, क्वांटिटी यानी कि यूसेज वेरिएंस। अब यूसेज और क्वांटिटी वेरिएंस हम कैसे निकालना था, देखो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लिया था यूसेज वेरिएंस
क्या मतलब होता है, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड और जो हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड वो उनका डिफरेंस लेना है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस को स्टैंडर्ड प्राइस से माइनस करना है। तो अब देखो यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी 30,000 है और स्टैंडर्ड 25,000, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5,000। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 5,000 और फिर इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस से। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 0.65। और फिर देखो यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया और ये हमने सोल्व कर दिया इसको। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में हम क्या करेंगे, देखो प्राइस वेरिएंस क्या था कि जो स्टैंडर्ड प्राइस है और जो एक्चुअल प्राइस है इनका डिफरेंस और इसको एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो स्टैंडर्ड, हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, एक मिनट, लेबर वेरिएंस, हाँ यही है। अब प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस में हम स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस लेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 0.65 और एक्चुअल प्राइस कितना है, 0.50। तो अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, या हम बोल सकते हैं इनको हम एक्चुअल, इन दोनों के डिफरेंस को हम एक्चुअल जो क्वांटिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25,000। सॉरी, एक्चुअल नहीं है ये, स्टैंडर्ड है, एक्चुअल ये है, एक्चुअल क्वांटिटी 30,000। तो अब देखो 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इन्होंने अलग अलग कर दिया, या हम इकट्ठा भी कर सकते हैं कि पहले इन दोनों का डिफरेंस लें फिर उसको 30,000 से मल्टीप्लाई करें। तो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों वेरिएंस हैं इनको हम ऐड कर दें तो हमारा ओवरऑल वेरिएंस बन जाएगा कि टोटल हमारा कितना डिफरेंस आया, जो मटेरियल हमने स्टैंडर्ड जो हमने डिसाइड किया था और जो हमारी एक्चुअल जो परफॉर्मेंस रही उनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये मटेरियल वेरिएंस। अब हम बात करते हैं लेबर वेरिएंस की, कि जो लेबर से रिलेटेड जो हमें एक्सपेंसिव जो कॉस्ट हुई उसका क्या डिफरेंस रहा। तो लेबर वेरिएंस क्या होता है, डायरेक्ट वेजेज, जो डायरेक्ट या एक्चुअल में जो हमें खर्चा आया वेजेज से रिलेटेड, और जो स्टैंडर्ड वेज हमने डिसाइड की थी पहले से फिक्स की थी, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो होता है लेबर वेरिएंस। अब लेबर वेरिएंस भी दो तरह का होता है, एक लेबर रेट वेरिएंस और एक लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब देखो जो डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस है उसमें क्या होगा कि हम किस रेट पे वेज जो है वो पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि किस रेट पे हम पेमेंट जो है वो एम्प्लॉइज़ को कर रहे हैं, वो रेट क्या है पर हावर बेसिस पे। अब हमने पेमेंट के मेथड पढ़े ना, तो 1 घंटे के हमने बोला था कि हम 100 रुपये देते हैं 1 घंटे के, तो ये जो 100 रुपये 1 घंटे के दे रहे हैं ये होगी रेट। ये रेट कितनी है, अब हमने डिसाइड की थी स्टैंडर्ड हम 100 रुपये पर घंटे देंगे, ठीक है, लेकिन हमने एक्चुअल में पेमेंट कर दी 120, तो ये हो गया एक्चुअल और ये हो गया स्टैंडर्ड। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं लेबर रेट वेरिएंस। नेक्स्ट है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी का मतलब है कि कितनी एफिशिएंटली वर्कर्स काम कर रहे हैं। मतलब हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था कि एक प्रोडक्ट को एक वर्कर जो है वो 2 घंटे में बना देगा, ठीक है। ये 2 घंटे जो टाइम जो है वो एफिशिएंसी की फॉर्म में होगा कि अब 2 घंटे में बना रहा है तो ज़्यादा एफिशिएंट है, 3 घंटे लगाता तो एफिशिएंट नहीं है इतना। तो ये जो 2 घंटे का जो टाइम है ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया कि 2 घंटे में एक प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन एक्चुअल में 3 घंटे लग रहे हैं उस सामान को बनाने में। तो ये जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस है टाइम का, इसको हम बोलते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो अब देखो लेबर रेट वेरिएंस, एक्चुअल और स्टैंडर्ड वेज रेट जो है उनके बीच का डिफरेंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जिसको हम लेबर टाइम वेरिएंस भी बोलते हैं, ये क्या है कि जो स्टैंडर्ड हावर, जो स्टैंडर्ड घंटे उसने लिए हैं काम को करने के लिए, और जो एक्चुअल में मतलब जो स्टैंडर्ड हमने लिए नहीं, स्टैंडर्ड हमने फिक्स किए थे कि डिसाइड किए थे कितने घंटे लगेंगे इस सामान को बनाने में, लेकिन एक्चुअल जो है वो है कि एक्चुअल में लगे। उन दोनों के बीच का, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस जो है वो होता है डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। कैसे निकालते हैं, रेट की बात करें सबसे पहले, तो रेट में जो स्टैंडर्ड रेट फिक्स की थी और जो एक्चुअल रेट फिक्स की थी उनके बीच के डिफरेंस को हम एक्चुअल घंटों से, कितना एक्चुअल टाइम लगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और लेबर एफिशिएंसी निकालने के लिए हम जो स्टैंडर्ड हावर्स हमने डिसाइड किए थे और जो एक्चुअल में जो घंटे लगे हैं उन दोनों के बीच के डिफरेंस को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने मटेरियल वाले में पढ़ा था कि मतलब मटेरियल वाले में देखा था प्राइस का और यूसेज का, वैसे ही सेम यहाँ पर है। यहाँ पर हम एक्चुअल हावर्स यानी कि एक्चुअल आवर्स से एक्चुअल में जो घंटे लगे उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, ये एक थर्ड है, इसको हम बाद में समझेंगे, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, उसका जो एक्चुअल घंटे हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के वो 5,000 लगे।
एक्चुअल जो रेट है वो है 15 पर आवर। स्टैंडर्ड आवर्स जो हैं वो स्टैंडर्ड आवर्स हैं 4800 और जो स्टैंडर्ड रेट है वो है 12 पर आवर। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड ये पूरा डेटा हो गया। अब देखो हम रेट वेरिएंस निकालेंगे। रेट वेरिएंस यानी कि ये जो लेबर रेट वेरिएंस है ये, इसके लिए हमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट का डिफरेंस को एक्चुअल आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे रेट वेरिएंस निकालना है तो रेट का डिफरेंस लेंगे हम 15 और 12 का डिफरेंस कितना आ गया 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल के साथ। ठीक है, तो एक्चुअल के साथ एक्चुअल कितने हैं 5000, एक्चुअल आवर्स कितने हैं 5000, तो 3 को और 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15000। ठीक है, 3 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15000। ये हमारा आ गया रेट वेरिएंस। ऐसे ही एफिशिएंसी वेरिएंस यानी कि हम ये देखेंगे कितना एफिशिएंट है। जो स्टैंडर्ड आवर्स और जो एक्चुअल आवर्स हैं उनके डिफरेंस को हम स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टैंडर्ड रेट कितनी है हमारी 12। ठीक है, 12 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको डिफरेंस को एक्चुअल और स्टैंडर्ड के डिफरेंस का कितना है 200। ठीक है, 200 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे 2400। ठीक है, 12 दूनी 24, 2400 आ जाएंगे हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस। और टोटल वेरिएंस निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल वेरिएंस। अब ये रह गया था आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम का मतलब होता है खाली टाइम, कि कितना खाली टाइम रहा कोई वर्कर जो है वो जो वेरिएंस है, यानी कि एक्चुअल में हमने क्या सोचा था कि खाली टाइम कितना होगा और मतलब स्टैंडर्ड में हमने क्या सोचा था और एक्चुअल में क्या हुआ। ठीक है, वो आइडियल टाइम वेरिएंस क्या होता है, वो आइडियल टाइम वेरिएंस वो वेरिएंस जो रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैंडर्ड जो कॉस्ट है एक्चुअल हावर्स की, एक्चुअल जो आवर्स काम हुआ उस मतलब काम नहीं, एक्चुअल हावर्स जो है वो एक आइडल रहा, एक वर्कर जो है वो मतलब खाली रहा, उसने कुछ काम नहीं किया, उसकी कितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, उस कॉस्ट को हम जो आइडियल टाइम है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जो स्टैंडर्ड रेट है हमारी, स्टैंडर्ड रेट देखो, जब यहाँ पर इस एग्जांपल में हमारी स्टैंडर्ड रेट क्या थी, स्टैंडर्ड रेट थी 12 पर आवर। इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारी स्टैंडर्ड रेट जो है वो है 12 पर आवर। मान लो 2 घंटे जो है वो आइडल टाइम था, हमारा खाली समय रहा जब काम नहीं किया, तो 24 जो है वो आ जाएगा हमारा आइडल टाइम वेरिएंस। ठीक है, ये आइडल टाइम वेरिएंस होता है। ये हो गया हमारा एग्जांपल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। अब देखो ये 2 कंसेप्ट होते हैं सिमिलर से, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन दोनों का मतलब है कॉस्ट को कम करना, लेकिन ये जो कॉस्ट रिडक्शन है इसका मतलब होता है कि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम करना। यानी कि हमें ऐसा करना है कि हमारी जो कॉस्ट है वो 100 रुपये आ रही है प्रोडक्ट की बनाने की, उसको हमें कम करके 80 करना है। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रैक्टिस है, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन, यानी कि कॉस्ट को कम करना। और कॉस्ट कंट्रोल एक वाइड टर्म है, एक बड़ी टर्म है। इसके अंदर हमारा जो एक पूरा जो कॉस्ट मैनेजमेंट है वो ऐसी टेक्निक्स, ऐसे मेथड्स, ऐसी प्रैक्टिस यूज करता है कि ओवरऑल जो एफिशिएंसी है, जो कॉस्ट एफिशिएंसी है वो आए। यानी कि कॉस्ट कम ही करना, इसमें भी पर्पज है हमारा कॉस्ट को रिड्यूस करना, लेकिन ओवरऑल जो बिजनेस की कॉस्ट एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करना एक मेन गोल होता है कॉस्ट कंट्रोल का। ठीक है, यहाँ पर हम वो कॉस्ट कंट्रोल के मेथड्स जो है यूज करते हैं ताकि हमारी ओवरऑल मतलब हर एक सिस्टम वाइज जो चीजें हैं उनकी कॉस्ट कम हो। ठीक है, ऐसे नहीं हम ये इसमें ऐसे टारगेट नहीं बनाते कि हमारी 100 कॉस्ट है उसको हमें 80 लेके आना है, ऐसे नहीं। हमें हमारी पूरी जो कॉस्ट से रिलेटेड एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करना है। यानी कि एक वाइड टर्म है ये, और ये एक शॉर्ट टर्म है जहां पर सिर्फ कॉस्ट को कम करना मेन पर्पज होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का क्या मतलब होता है, अब देखो जो कॉस्ट से रिलेटेड हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए, उन अकाउंट्स को ऑडिट करना ही होता है कॉस्ट ऑडिट। ऑडिट क्या होता है, इसके हमने अलग हमारी यूनिट भी है, कवर भी कर रखा है। ठीक है, ऑडिट यानी कि चेक करना अकाउंट्स को कि वो सही बने हैं या नहीं। तो कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट के स्टेटमेंट, कॉस्ट के अकाउंट्स को ऑडिट करना। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है हमारी, उसने मैंडेटरी कर रखा है कॉस्ट ऑडिट कुछ कंपनीज के लिए। कुछ कंपनीज मतलब ये जो कंपनीज इन पर्टिकुलर बिजनेसेस के अंदर इंगेज्ड है, जैसे कि बल्क ड्रग्स से रिलेटेड है, बल्क ड्रग्स, यहाँ पर ड्रग्स का मतलब है जो मेडिसिन वगैरह होती है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स में अपना बिजनेस कर रही है या शुगर में कर रही है, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड इंडस्ट्री है, अल्कोहल से
से रिलेटेड इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी या पेट्रोलियम से रिलेटेड इंडस्ट्री है, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको कंपलसरी मैंडेटरी कर रखा है कि उनको अपने अकाउंट्स को जो है कोस्ट अकाउंट जो है वो ऑडिट करवाने ही पड़ेंगे। जो कंपनी एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 148 जो है उसके अंदर प्रोविजंस कंटेन है कोस्ट ऑडिट से रिलेटेड कि कोस्ट ऑडिट में मतलब क्या प्रोविजन जो है वो यूज होते हैं। ये सेक्शन आपको याद रखना है, सेक्शन 148, क्योंकि अभी इसके डिटेल प्रोविजंस इतना तो आप डीपली आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। तो आपको ये सेक्शन जो का नाम जो है वो जरूर ध्यान रखना, मे भी पूछ सकते हैं। अब कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा ये जो सेक्शन है 148 इसके अंडर ही जो है कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं अलग अलग कोस्ट ऑडिट से रिलेटेड कामों के लिए। सबसे पहले अगर कोस्ट जो स्टेटमेंट्स हैं यानी कि जो जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो फाइनेंस के अकाउंट स्टेटमेंट यानी कि कोस्ट के जो अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिट से रिलेटेड प्लानिंग जो है वो किस स्टैंडर्ड के अंदर मेंशन है, कोस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड 101। ये जो कोस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड 101 है ये किससे रिलेटेड है, प्लानिंग से रिलेटेड है, ऑडिट के कोस्ट जो स्टेटमेंट है उनकी, ठीक है। नेक्स्ट कोस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड 102 जो है वो किससे रिलेटेड है, वो है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कि जो कोस्ट ऑडिट के लिए डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो इस स्टैंडर्ड के अंदर गिवन है। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है कोस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड 103। ये जो स्टैंडर्ड है वो इसके अंदर प्रोविजन है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो इंडिपेंडेंट कोस्ट ऑडिटर होता है। कोस्ट ऑडिटर यानी कि जो कोस्ट अकाउंट को चेक करेगा, ऑडिट करेगा, वो जो इंडिपेंडेंट कोस्ट ऑडिटर है उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं उनसे रिलेटेड प्रोविजन जो है स्टैंडर्ड 103 के अंदर गिवन है। नेक्स्ट है कोस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड 104। इसके अंदर प्रोविजन मेंशन है नॉलेज ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कि बिजनेस की क्या नॉलेज वगैरह है, क्या प्रोसेस जो फॉलो कर रही है, इन चीज़ों से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड मेंशन किए गए हैं स्टैंडर्ड मतलब इन चीज़ों से रिलेटेड प्रोविजन जो है वो मेंशन किए गए हैं कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 104 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है कोस्ट ऑडिट की, ठीक है। आपके ओवरव्यू ही दे रखा था तो इतनी डिटेल में आपको चीज़ें नहीं करनी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने हमारी जो कोस्ट अकाउंटिंग वाली जो यूनिट है उसको कंप्लीट कवर कर लिया, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।